पायलट बनना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। बट स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करती थी और मेरे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट था ना वो भी ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे इस बात की नॉलेज मिल सके कि कैसे मैं इस अपने एम को या अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकती हूँ। आसपास के सभी लोग ये कहा करते थे हाइट में छोटी हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, या लड़कियां अलाउ नहीं है आर्मी नेवी या एयरफोर्स के लिए। जो हमारा टाउन था उसके अंदर लड़कियों के लिए मैथ्स अवेलेबल नहीं थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे जिससे कि मैं अपने एम की तरफ जा नहीं पाई और कहीं ना कहीं इधर उधर भटक गई और फाइनली एंडेड अप इनटू द डेंटिस्ट्री। अगर उस वक्त मुझे किसी ने सही दिशा दिखाई होती तो शायद आज मेरा सपना पूरा हो गया होता। और जब मैंने कॉलेज मिला चैनल ओपन किया था तब भी मेरी यही थॉट्स थी कि मैंने जहाँ जहाँ अपनी लाइफ में गलतियां करी या फिर मुझे काउंसलिंग नहीं मिली या सही गाइडेंस नहीं मिली और उसकी वजह से मेरी जो लाइफ में मैंने मिस्टेक्स करी और बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स करी हैं, तो वो किसी और के साथ ना हो और एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक ये वीडियोज़ पहुँच सके, मेरी नॉलेज पहुँच सके। सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से अगर किसी का होता हुआ करियर, किसी का ड्रीम अगर रह जाता है पूरा होने से, तो ये एक बहुत ही दुख भरी बात हो जाती है क्योंकि हम उस सपने में कहीं ना कहीं मेंटली जी रहे होते हैं। मैं आज भी अपने उसी सपने में जी रही हूँ और आज भी सोचती हूँ कि काश मैं प्लेन उड़ा पाती। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम होगा कि उन्हें भी आर्मी या एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है और देश की सेवा करनी है। उन्हें एक ऑफिस की 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए, थ्रिल वाली लाइफ चाहिए, एडवेंचरस लाइफ चाहिए जिसमें वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। उनका डेडिकेशन देश के लिए वो इतना हाई होता है, तो उनसे हमें हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है। हमारा खून ना खौल उठता है कि अगर कोई हमारे देश पर आंच उठाएगा तो हम उसके पीसेस कर देंगे। ऐसा ही एक मौका देती है एनडीए। हालांकि आर्मी या एयरफोर्स वगैरह में जाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं क्योंकि पोस्ट वाइज भी होता है, बहुत कुछ चीज़ें एज वाइज भी होती हैं। तो यहाँ पर एक जो एग्जाम है एनडीए का एग्जाम बहुत फेमस है। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। इवन आईआईटी से भी ज़्यादा टफ माना जाता है एनडीए को क्योंकि इसमें सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं। इट्स 0.15%। एनडीए के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंटल, इट्स अबाउट फिजिकल ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी पर्सनैलिटीज के बारे में और सब चीज़ों के बारे में टेस्टिंग होती है और उसके बाद ही आपको एनडीए में एडमिशन मिलता है। आज एनडीए के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे कि कैसे एनडीए का फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन कैसे किस तरीके से होता है और एक एनडीए पर्सन किस तरीके से पढ़ाई करता है, कैसे उसका कॉलेज की डिग्री उसको मिलती है या फिर उनको वहाँ एनडीए में जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन एनडीए का जो नाम है वही रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। और हो भी क्यों ना, हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा का सवाल होता है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एनडीए, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस चैनल। कॉलेज मीना चैनल इसी तरीके से बहुत सारे करियर्स के बारे में बताता है एंड दिस इज स्पेशली मेंट फॉर द रीजन क्योंकि मुझे बहुत सारी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती थी लाइफ में, लेकिन नहीं मिल पाई और उसकी वजह से बहुत सारे ब्लंडर डिसीजंस लिए मैंने। ऐसी गलतियां बाकी लोग ना करें, इसी के लिए ये एक चैनल बना हुआ है जिसमें हम आपको डिफरेंट करियर्स के बारे में बताते हैं, कैसे उनकी फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या उनका जेन्युइन वेबसाइट है जहां से आप उस एग्जाम को देख सकते हैं, सिलेबस ले सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। कभी भी किसी करियर को लेना हो तो उसके लिए उसका पूरा प्रोसीजर जान लें और बाद में आपको क्या क्या काम करना होगा ये भी जान लें तो बेहतर रहता है, ताकि हमें बाद में रिग्रेट फील नहीं हो कि हमने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं था या एक बेटर डिसीजन हो सकता था या कोई करियर हमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं थी। तो इस तरीके के गलत डिसीजंस ना हो के लिए यहाँ पर एक करियर काउंसलिंग चैनल है। दिस इज नॉन एज कॉलेज मेला, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और अब हम बात करते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए का जो एग्जाम है इसे बोला जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए 1 एंड एनडीए 2। एनडीए 1 जो है वो जनवरी के आसपास इसके फॉर्म निकलते हैं और अप्रैल में ये एग्जाम होता है, जबकि एनडीए 2 जो है वो जून में इसके फॉर्म्स निकलेंगे और सितंबर के आसपास एग्जामिनेशन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और इसका जो एग्जाम है ना ये मल्टी फेजेस में होता है। एक्चुअली स्पेशली 2 फेज तो होते ही हैं, जिसमें फर्स्ट फेज इज द राइटिंग फेज, रिटन एग्जामिनेशन होता है और जब कोई रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेता है तो उसके बाद वो इंटरव्यू में जाता है। अब इंटरव्यू के ना मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी आती है वो आती है आपकी नेशनैलिटी। तो आपकी नेशनैलिटी जो है ना वो आपको या तो इंडियन होना है या फिर कुछ फ्रेंडली नेशंस हैं इंडिया के
उनको भी कुछ सीट्स दी गई हैं इनके अंदर ट्रेनिंग के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट 16.5 से 19.5 इज द एज लिमिट। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले फीमेल्स को अलाउ नहीं किया गया था इसके अंदर, बट नाउ फीमेल्स आर ऑल्सो promoted to join इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां आजकल अलग अलग फील्ड में जा रही हैं और आर्मी एयर फोर्स में भी आपने देखा होगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 12th इज द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दैट। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको 12th पास होना है। अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बट अगर आप एयर फोर्स और नेवी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में आपका 12th बोर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। आर्मी में स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो उसमें इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की पूरी एक गाइडलाइन की लिस्ट है जो इन्होंने अपेंडिक्स 4 में दी हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इफ़ यू आर डेड सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन देन यू हैव टू रीड दोज फिजिकल स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू चेक योरसेल्फ दैट वेदर यू आर क्लियरिंग दोज स्टैंडर्ड्स और नॉट। आप उस पूरी लिस्ट को अच्छे से पढ़िए, देखिए कि किस तरीके से आप उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और क्या आपका कहीं से जो अनफिटनेस आ रही है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अगर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पता पड़ता है और आप फिजिकली फिट वहाँ पर एलिजिबली नहीं होते हैं, देन इट इज़ काइंड ऑफ अ डिसहार्टनिंग थिंग कि आपका सिलेक्शन तो हो गया रिटर्न में और फिजिकल में नहीं हो पाया। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम की जो वेबसाइट है वो है upsconline.nic.in। फीस की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स को फीस नहीं देनी होती है कि जितनी भी कैटेगरीज होती हैं SC ST के अलावा सबको इसकी फीस देनी है। इट्स 100 रुपीज। इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हाउ टू अप्लाई के अंदर आता है यूपीएससी की जो वेबसाइट है, वही इसके लिए फॉर्म भरने की मेन वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है www.upsconline.nic.in। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है कि आपको यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और आप SSB के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो चाहे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए या परमानेंट सर्विस कमीशन, जिस भी कमीशन के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं। ये आपको इंडिया में ना ट्रेन के स्लीपर्स वाली क्लासेस के या फिर बस के टू एंड फ्रो के चार्जेस मिलेंगे। तो दैट्स अ कूल थिंग। नहीं, रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर कर लिया है तो उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको 2 वेबसाइट्स चेक करनी होंगी। द फर्स्ट वन इज joinindianarmy.nic.in एंड द सेकंड वन इज joinindiannavy.gov.in। जो 2 स्टेज का टेस्ट होता है उसके अंदर फर्स्ट डे पर सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है और अगर आप फर्स्ट स्टेज का टेस्ट क्लियर करते हो उसके बाद ही आपको फर्दर जो स्टेजेस हैं उसमें अलाउ किया जाता है। सो यू हैव टू क्लियर एवरी टेस्ट एट एवरी पॉइंट। जैसे जैसे आप एक भी स्टेप पर फेल होते जाते हैं वहां से आपको बाहर कर दिया जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आपको जहां से जो नॉलेज मिल सकती है वो लीजिए। अगर आपका कोई नॉन है जिन्होंने एग्जाम क्लियर करा है देन देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। स्टेज 2 में आने के बाद में आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट जो एग्जाम है वो रिटर्न एग्जामिनेशन है। जो रिटर्न पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी के टेस्ट में। मैथ्स का जो एग्जाम होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है और उसके अंदर 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट 1 करेक्ट आंसर। या नेगेटिव मार्किंग होती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन का आप गलत आंसर दे रहे हो उसके तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, बल्कि जो आपने सही आंसर्स दिए हुए हैं उसमें से भी किसी का मार्क कट जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान से रखनी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है। आप पूरे पेपर के अंदर जस्ट मनचाहा टिक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स का होता है। उसके बाद जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है, उसके अंदर 600 मार्क्स होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन 50, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल नॉलेज सेक्शन 100। मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंग्लिश इज 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर जीके इज 400। करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स और अगर आपने गलत कर दिया तो यहाँ पर आपको -1.33 मार्क्स दोनों ही सेक्शन में कट होंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन अगेन ये भी 2.5
1.5 आवर्स का ही होता है। अब आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है तो आपको बुलाया जाएगा SSB के इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के टाइम पर जब आप जा रहे हैं तो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाना है। आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने हैं अलोंग विद देयर फोटोकॉपीज ऑल्सो। SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम होता है, इंटरव्यू का पैटर्न किस तरीके से होता है, स्टेज 1 एंड मैंने आपको बताया था स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होता है एंड पिक्चर परसेप्शन होता है, डिस्कशंस होते हैं। और आप जब स्टेज 1 क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपको स्टेज 2 में भेजा जाता है। स्टेज 2 के अंदर 3 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर्स टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे थीमेटिक, वर्ड एसोसिएशन, सिचुएशन रिएक्शन एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ग्रुप टेस्टिंग के अंदर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाता है और उनको किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना होता है, बेसिकली डिबेट करनी होती है। आपको फाइटिंग नहीं करनी है बट आपको वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली अपना पॉइंट रखना है और पॉइंट इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट आता है, वो आता है पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सब जो सेलेक्ट हुए हैं, उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पर उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है, मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि किसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहाँ जगह मिलेगी। वैकेंसीज अवेलेबल के बेसिस पर, मेडिकल फिटनेस और मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर आपको अपनी सीट अलॉट कर दी जाती है। इसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उसके साथ साथ आपको अकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है और यहाँ आपको डिग्री दी जाती है कॉलेज की, BA, BSc या फिर BTech की डिग्री मिलती है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट सिलेक्शन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से आपको इसकी डिग्री दी जाती है। शुरुआत के 2.5 ईयर्स सारे बच्चे साथ पढ़ते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके बच्चे साथ पढ़ते हैं। उसके बाद इनको अपने रिस्पेक्टिव जो चूज फील्ड होते हैं या अलॉटेड सीट्स होती हैं उनके बेसिस पर इनको अपने अपने एरियाज में भेज दिया जाता है और वहाँ उनकी फर्दर ट्रेनिंग्स होती हैं। ये पूरा प्रोसीजर है कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कहाँ आपको किस तरीके से एग्जाम देना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। इस बारे में अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कुछ नॉन पीपल भी हैं जो कि इंडियन आर्मी में हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू एन इंटरव्यू विद देम, जो खुद उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे उन्होंने SSB को क्लियर कैसे किया या वहां जाने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे विद देयर स्टोरीज, तो ये और भी अच्छा होगा। और अगर आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो तो आप वो क्वेश्चंस भी मुझे इसी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दीजिए, सो दैट जब मैं उनसे इंटरव्यू करूं तो मेरे पास पहले से क्वेश्चंस की लिस्ट अवेलेबल हो और मैं उनसे वो क्वेश्चंस पूछ पाऊं या उन्हें बता पाऊं कि मैं उनसे क्या पूछना चाह रही हूँ और किस तरीके का इंटरव्यू आप चाह रहे हैं, ताकि आपको ये आपके करियर में किसी भी तरीके से हेल्प कर सके। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इस करियर के बारे में या किसी भी और करियर के बारे में, तो आई एम देयर रीडिंग ऑल द कमेंट्स और मैं उन पर वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश भी करती हूँ। तो आप प्लीज बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चंस पूछने से ही उनके आंसर मिलते हैं। डरिए नहीं कि कोई क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, हो सकता है सामने वाले को या आसपास के लोगों को एक बार लगे कि कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपकी तो नॉलेज बढ़ गई ना। सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है वो भी मैं लिंक में डाल रही हूँ, तो आप वो भी वहां से देख लीजिएगा, सो दैट यू नो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग्स भी हैं, कोचिंग्स की जो पढ़ाई होती है उसका सपोर्ट ले सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर भरोसा रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से अपना करियर बनाइए। विशिंग यू लक। सब्सक्राइब टू कॉलेज मेला। थैंक यू।